अस्सलाम वालेकुम। दश्ते फिराक की किस नंबर 5 में आप सबको खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं। उसका एक एक लम्हा अजाब बन गया था। वो कितना तड़प तड़प कर सांस ले रही थी। अगर कोई उससे पूछता तो मर जाती। पूरा दिन तहाम के इंतजार में वो बाहर लॉन में बैठी रही। हर आहट पर मुतलाशी नजरें दरवाजे से मायूस होकर पलट आती। बेचैन निगाहें उसे देखने के लिए तड़प रही थी। तड़पता दिल उसकी महक महसूस करना चाहता था। हाथ उसका लम्स महसूस करने के लिए मरे जा रहे थे। लड़खड़ाते कदम उसकी सिमत बढ़ने के लिए बेकरार थे। दिमाग उससे दूरी का सोचकर फटने वाला था। दिल उससे जुदाई का सोचकर रुक रहा था। निगाहें उसे सामने से आता देखकर बेयकीन हुई। समात उसकी आहट पहचान कर दीवानी हो रही थी। दिलो दिमाग उसे अपने सामने पाकर पागल हो रहा था। वो अपना होश खो रही थी। उम्मे हानी तड़प कर लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ी, फिर खौफजदा होकर 2 कदम दूर हो गई। तुम्हें देखने के लिए मैं तड़प रहा था हानी, तहाम अजियत से बोलता तेजी से उसके करीब आया। उसे अपनी आंखों से अपने सामने सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। वो रोते रोते लॉन में पड़े झूले तक पहुंची। तहाम, वो सिसक रही थी। हानी, वो अजियत में था। उसकी आंखों के किनारे नम थे। तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है? हानी, मैं मर सकता हूं पर तुम्हें ये गाली नहीं दे सकता। वो वहीं उम्मे हानी के कदमों में बैठ गया। मुझे माफ कर देना तहाम। उसने पागलों की तरह रोते हुए तहाम के आगे हाथ जोड़े। तहाम ने तड़प कर उसके हाथों को पकड़ लिया, फिर नरमी से उन्हें चूमा। वो उसके बिखरे हुए बालों को देखा। बेतरतीब बिखरे बाल, मलगिजे कपड़े, सुरमई आंखें गहरे हल्कों में डूबी हुई थी। उसका अंग अंग अजियत में डूबा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर तहाम को सरता पैर अजियत हुई। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हानी। कर्ब से तहाम की आंखें आंसू से भर गई। तुम्हें क्या लगता है तहाम, मोहब्बत में हासिल कर लेना मकसूद होता है? मेरी मोहब्बत तो तुम्हारे होने से ही मुकम्मल हो जाती है। इस बात का यकीन कि अल्लाह ने हमारे रूहों को एक दूसरे की मोहब्बत में गूंथा है। मेरी मोहब्बत की मेराज है तहाम। अपने हाथ उसकी गिरफ्त में पाकर वो नए सिरे से टूटी थी। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। कुछ तो रहम करो मुझ पर हानी। तहाम उसके कदमों में बैठा उससे अपनी जिंदगी, अपनी सांसों की भीख मांग रहा था। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस वक्त मेरा दम निकले, मेरा हाथ तुमने थामा हो। मैं अपनी जिंदगी की हर सुबह, हर शाम, हर लम्हा तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम हानी, मुझ पर ये जुल्म मत करो। वो रो रहा था। उस मोहब्बत के लिए तो मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है तहाम। सिसकते सिसकते उम्मे हानी ने अपने हाथ उसके हाथ से निकाले। तहाम बड़ी बेयकीनी से उसके हाथों को देखा। क्या तुम मुझे यूं तड़पता हुआ छोड़ दोगी हानी? उसके चेहरे पर जमानों का कर्ब था। उम्मे हानी को लगा उसका दिल फट जाएगा। उसे लगा वो मर गई है। तहाम दौरानी ने एक दफा भी उम्मे हानी दौरानी से सवाल नहीं किया था। उम्मे हानी सच कहती थी। तहाम उसके लिए सारी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार सकता था। उसकी मोहब्बत में बर्बाद हो सकता था। उससे सवाल नहीं कर सकता था। तहाम, 3 हफ्ते बाद मेरा निकाह है। उम्मे हानी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो वहां से भाग गई। तहाम की दुनिया अंधेर हो गई। वो तहाम को वहां मरने के लिए तन्हा छोड़ गई। उम्मे हानी सारी रात सजदे में पड़ी रही। उसने सारी जिंदगी में कुल मिलाकर इतना वक्त चाहे नमाज पर नहीं गुजारा था जितना उस करमनाक रात उसने सजदे में गुजार दिया था। ऐसा लगता था किसी भी लम्हे जान निकल जाएगी। अब तो कसम से जान निकल ही जाती। कई दिन वो यूं ही अपने कमरे में कैद रही। बोलने चालने में बहुत कमी आ गई। कई कई पहर भूखी प्यासी बस वो अपने कमरे में पड़ी रहती थी। इस वक्त भी वो नमाज पर पड़ी थी। पता नहीं क्या वक्त था, नमाज का था भी या नहीं, मगर उसकी तड़प को सुकून नहीं मिल रहा था। पूरा वजूद तकलीफ से बिलबिला रहा था। खून की गर्दिश रुक रही थी। धड़कनें बेरब्त हो रही थी। रगें बस फटने वाली थी। सांस बस टूटने ही वाली थी। उसके कमरे के ऐन ऊपर फर्श पर तहाम भी सजदा रेस था। उसकी आंखें बार बार आंसू से भर रही थी, जिन्हें वो सख्ती से पीछे धकेल रहा था। दोनों अपनी जिंदगी के हक में दुआ मांग रहे थे। दोनों अपना आप यकसर बुलाए एक दूसरे की भलाई मांग रहे थे।
उम्मे हानी ने लाउंज में बैठे आबान को पेन किलर लाने का मैसेज किया। राइमा, जाओ हानी को पेन किलर दे आओ। वो प्रोजेक्ट में बिजी था, ये शायद उसका सामना नहीं करना चाहता था। मलीहा ने कल ली थी, मुझे नहीं पता कहाँ है। मलीहा तुम दे आओ प्लीज। राइमा ने मलीहा को देखा। इतने दिनों से उसकी मलीहा और राइमा से कोई खास बात नहीं हुई थी। वो घर में किसी से भी बात नहीं कर रही थी। वो किसी से सामना नहीं करना चाहती थी। तुम लोगों को शर्म भी नहीं आ रही? वो पेन किलर मांग रही है और तुम लोग यहाँ पासिंग गेम खेल रहे हो। जरा परवाह नहीं है तुम लोगों को। वहां से गुजरता तहाम उनकी गुफ्तगू सुनकर गुस्से से फट पड़ा और खुद मेडिसिन लेकर चल पड़ा। वो उसके कमरे के सामने खड़ा उस सरापा हुस्न की बेरौनकी और उजड़ी हालत देखने के लिए हिम्मत जमा कर रहा था। इन दिनों कोई खुद तहाम की हालत को देखता तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह जाती। आंखों के नीचे हल्के रंग मान पड़ चुका था, बिखरे हुए बाल, हिजर का मारा तहाम और उसकी उजड़ती हुई जिंदगी। उसने गहरी सांस ली और कमरे में दाखिल हो गया। उम्मे हानी की कमर दरवाजे की जानिब थी। वो तहाम के चेहरे का उड़ा हुआ रंग नहीं देख पाई। तहाम जानता था वो इस वक्त रो रही थी। वो सांस नहीं ले पाया। तहाम उसकी जानिब बढ़ा तो उसने देखा उम्मे हानी का दुपट्टा ड्रेसिंग के पास पड़ा है और वो खुद बेड के पास नीचे कारपेट पर बैठी जारो जार रो रही थी। वो बेजान कदमों से उसके पास पहुंचा और उसके पास ही नीचे गिर सा गया। उसकी नजर उम्मे हानी के बेरौनक फख्रज़दा चेहरे पर पड़ी तो उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले पाएगा। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसका दम घुट रहा था। उसका सांस रुका हुआ था। उसने एकदम सांस खारिज की तो उसे एहसास हुआ कि जब से वो कमरे में दाखिल हुआ है उस लम्हे से उसकी सांस रुकी हुई थी। उसने अगली सांस नहीं ली थी। तहाम बेजान वजूद लिए उसके सामने बैठा हुआ था। उम्मे हानी ने उसे नजर उठाकर देखा। वो सांस लेना भूल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि तहाम की जान बचाते बचाते कहीं अगर तहाम उसकी हिजर में मर गया तो क्या होगा। वो कैसे भूल गई थी कि तहाम उसे देख देख कर जीता है। उसने कैसे फरामोश कर दिया कि तहाम ने सारी जिंदगी सिर्फ उसे देखा, सोचा, चाहा था। वो कैसे ना जान पाई कि तहाम उससे जुदाई के पहले लम्हे ही मर जाएगा। उम्मे हानी का दिमाग साई साई करने लगा। इन दोनों के दरमियान एक लंबी खामोशी ने जगह ले ली। कर्बनाक, तकलीफदेह, घुटनज़दा खामोशी। तहाम ने हिम्मत करके उसके हाथ पर पेन किलर्स रखी। टेबल से पानी का गिलास उठाकर उम्मे हानी के लबों से लगाया। वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। तहाम के चेहरे से वो नजर तक नहीं हटा रही थी। वो पलक नहीं झपक रही थी। वो तहाम को खो रही थी। वो चाहती थी कि वक्त रुक जाए, वो लम्हा, वो पल अमर हो जाए और वो सारी उम्र यूं ही उसे बैठकर देखती रही। निगाहें बदस्तूर उस पर जमी थी। वो एक लम्हे के लिए भी निगाहें नहीं हटाना चाहती थी। आंसू तवातर से गिर रहे थे। बस दोनों की हिम्मत खत्म हो गई। जब्त जवाब दे गया, तुम जो मर्जी कर लो हानी, ये निकाह में हरगिज नहीं होने दूंगा। बुझी हुई फिराक से निढाल सुर्ख मुतवरम आंखों में तेजी से नमी उभरी। उसके लहजे में जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ यकीन था। उम्मे हानी से इतनी मोहब्बत करता था कि जबरदस्ती कर ही नहीं सकता था। उसकी खुशी के लिए वो उम्मे हानी से दस्तबरदार होने का हौसला रखता था, पर उससे एक लम्हे की दूरी का सोच कर भी सांस रुक रही थी। उम्मे हानी ने सकते वजूद को बिखरने से संभाला। हानी, खुदा की कसम मुझे एक बार बता दो कि किस वजह से तुम ये कर रही हो। तुम्हारे कहे पर उफ तक नहीं करूंगा, तुम जानती हो, मगर ये जुल्म ना करो हानी। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम हानी, मुझ पर लम्हे भर को रहम करो। तहाम की पलकों पे टिके आंसू की आंखों की दहलीज पार करके उसके रुखसार पर बह गए। उम्मे हानी को सीना तंग होता महसूस हुआ। ऐसा लगा दिल फट रहा है। तहाम ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर बहते बेरब्त आंसू को छुआ। उम्मे हानी का गाल उसे किसी तपती हुई सिलाख की तरह महसूस हुआ। उसका जिस्म गरमाई से जल रहा था। तहाम का लम्स पाते वो मजीद बिखर गई। तहाम, वो बेकरारी से बोली। मैं कुर्बान, मेरी रूह, वो बेताबी से बोला। आंसू बह रहे थे। तहाम, वो तुम्हें मार देगा। तहाम, मैं मर रही हूँ। उम्मे हानी ने बेकरारी से तहाम के चेहरे को थामा।
गैज़ो गजब से ताहम की माथे की रग उभर आई। उसके चेहरे पर इतना कहर था कि उम्मे हानी को सांस रुकती हुई महसूस हुई। ताहम ने नजर भरकर उसकी बेजान होती हालत को देखा। वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका। खुदा गवाह है कि मेरे लिए कोई तुम्हारी जगह नहीं हो सकता। ज़ावियार तो बिल्कुल भी नहीं, वो तड़प कर बोली। खुदा की कसम, मैं उसकी जान ले लूंगा। वो गजबनाक हुआ। ताहम उसकी हालत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो लड़खड़ाते कदम उठाता तेजी से कमरे से निकलने लगा जब उसने एक घुटी सी आवाज के साथ उम्मे हानी को गिरते देखा। ताहम तेजी से उसकी जानिब लिपका। उसका शिफाफ चेहरा मजीद सफेद पड़ चुका था। ताहम ने धड़कते दिल से उसकी नाक से निकलती हुई एक धार को छुआ। वो खून था। फरवरी 2015। नसीब एक ऐसी हकीकत है जिसे हम जिंदगी के हर मकाम पर फरामोश कर देते हैं। यकीन जानिए, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारी जिंदगी और इस ज़ाहिरी जिंदगी में होने वाला एक एक लम्हा अज़ल से तयशुदा है। हमारा सांस लेना, पलके झपकना, खून की गर्दिश, किसी वाक़े का वक़्फ़ पज़ीर होना, किसी का मिल जाना, किसी का बिछड़ जाना, कामयाबी की बुलंदियां या नाकामी की पस्तियां, हिदायत नसीब होना या गुमराही में धंसते चले जाना, सब कुछ तयशुदा है। हमारा नसीब आज से 50,000 साल पहले ही लिखा जा चुका है। हमारी जिंदगी में होने वाले वाकयात और आने वाले लोग पहले से ही तयशुदा है। कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन बीच राह में अपनी मुद्दत पूरी हो जाने पर छोड़ जाएगा, हुक्म रब्बे कायनात पर लिखा जा चुका है। जिंदगी के हर मकाम पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस नसीब का होता है। सुबह का सूरज अभी बादलों की ओर से नहीं निकला था। आसमान पर अभी भी स्याही फैली हुई थी। सुबह के 4:30 बजे वो जॉगिंग ट्रैक पर अंधाधुंध भाग रहा था। उसका बदन पसीने से शराबूर था। कानों में हेडफोन लगे थे और चेहरे के सामने माइक था जिसमें वो वक्फे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो पिछले 40 मिनट से भाग रहा था। फिर वो थोड़ी देर के वक्फे के लिए जॉगिंग ट्रैक के पास बेंच पर बैठ गया। फिजा की हुंदकी बरकरार थी। हिदायत अगर नसीब में हो तो फिरौन के घर में आसिया तक पहुंच जाती है, और अगर ना मिलनी हो, इंसान पैगंबर का पार्टनर होकर भी गुमराह रह जाता है। अल्लाह का साथ हो तो इब्राहिम के लिए आग फूलों से बन जाती है। शिकस्त अगर मुकद्दर हो तो फिरौन बनी इसराइल का हर लड़का कत्ल करने के बावजूद मूसा को खुद पालता है। मिल जाना अगर मकसूद हो तो 40 साल के हिजर के बाद यूसुफ याकूब को मिल जाते हैं। तकलीफ खत्म होनी हो तो सारी जवानी बीमारी में गुजर जाने के बाद भी अय्यूब को शिफा मिल जाती है। अगर हम सफर मिलना हो तो आदम के लिए हवा बना दी जाती है। जुलेहा की तमाम रियाजतें, उसकी शिद्दतें रब के दर पर कबूल होते ही उसे यूसुफ अता हो जाते हैं। औलाद अगर मुकद्दर में हो तो बुढ़ापे में भी जकरिया को औलाद अता कर दी जाती है। अल्लाह साथ हो तो ईसा मौजज़ाती तौर पर इस दुनिया में आ जाते हैं। अल्लाह ने अगर ताकत बढ़ाने के लिए साथी देना हो तो मूसा को हारून मिल जाते हैं। अल्लाह ने इक़्तिदार देना हो तो सुलेमान को चरिंद परिंद तमाम जानवरों और जिन्नात पर हुक्मरानी मिल जाती है। अगर अजाब से बचाना हो तो नूह की कश्ती तूफान में सही सलामत तैरती रहती है। उसकी सांसें हमवार हो चुकी थी। भारी गंभीर आवाज में जमानों का कुर्ब पिन्हा था। काली स्याह रोशन आंखें कई रत जगहों की मुखबरी कर रही थी। बियर्ड पहले की निस्बत काफी बड़ी हुई थी। इसका डिंपल मुकम्मल छुप चुका था। कसरती जिस्म पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा था। इंसान की जिंदगी में आने वाली खुशियां पहले से उसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। जो चीज उसका मुकद्दर है, फरिश्ते उसकी हम तक पहुंच जाने तक हिफाजत करते हैं। जो हमारा है वो हमेशा हमारा रहता है। किसी के 1000 हेलो बहानों से, 1000 चालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है, जिस पर आपके नाम की मोहर कई 1000 साल पहले लगी हुई है, वो आप तक पहुंच जाएगा। उसने गहरी सांस ली। और ये भी हकीकत है कि जो आपके नसीब में नहीं लिखा हुआ वो कभी आपका नहीं हो सकता। चाहे आप 1000 मिन्नतें मुरादें मांगे, दरबारों पर चादरें चढ़ाए, लाख साजिशें रचाए, जो आपका नहीं है वो कभी आप तक नहीं पहुंच सकता। आपके लिए कायनात के असूल बदल नहीं सकते। अज़ियत पूरे वजूद में बसी हुई थी। अब तो हर सांस पर सीने में एक तकलीफ होती थी। इसलिए जो आपका है उस पर राजी हो जाए, अल्लाह की रजा में राजी हो जाए। वो जो आपसे 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है।
उसने आपका नसीब बेहतरीन लिखा है। उस पर यकीन कामिल करके अपना मामला उस पर छोड़ दें, जिसने आपको माँ के बतन में तब तहरीक किया जब आप एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, आपको सांसें दी, रिस्क दिया। जब उसने आपको उस हालत में संभाल लिया था तो वो अब भी आपको संभाल लेगा, वो सब संभाल लेगा। सुकून की एक लहर पूरे वजूद में फैलने लगी थी। हमारी जिंदगी में आने वाली तकलीफ हमारा मुकद्दर होती है। हर अजियत, हर कर्ब हमारा मुकद्दर होता है। हर अंधेरी रात हमारे मुकद्दर का हिस्सा होती है। जो तकलीफ नसीब में लिखी हुई हो वो मिलकर रहती है। कभी ऐसा होता है कि तकलीफ बहुत ज्यादा होनी हो, पर हमारे नेक अमाल या किसी ऐसी नेकी की बदौलत वो घटकर कम हो जाती है। और कभी उसका उलट, जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी। हम हमेशा इसी अजियत का शिकार रहकर घुट घुट कर जिंदगी गुजार देंगे। सुकून हमारा मुकद्दर नहीं बनेगा, लेकिन तकलीफें वक्ती होती हैं, वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। वो बहुत मुश्किल से बोल रहा था। वो खुली फिजा में बैठा, मगर उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आंखों में उमड़ती नमी को उसने बहुत मुश्किल से पीछे धकेला। हमें लगता है हमारे जख्म ताहयात ताजा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुजरता वक्त खुद ब खुद बहुत से मसाइल हल कर देता है। जो मामला हमारे लिए बहुत तकलीफदेह होते हैं, जिनके बारे में महज सोचना भी अजियतनाक होता है, वक्त बीत जाने के बाद वो सानवी हो जाते हैं, फिर वो मैटर नहीं करते। इस दुनिया में सारी तकलीफ, सारी अजियतें, सारी मुश्किलात वक्ती है। जख्म भर जाते हैं, तकलीफें खत्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह की रजा में राजी हो जाना ये बहुत अहम है, और ये बहुत मुश्किल से नसीब होता है। इस दुनिया में बस अल्लाह की रजा मांगनी चाहिए। वो मिल जाए तो फिर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसकी रजा के आगे बाकी सब बातें अपनी अहमियत खो देती हैं। फिर सिर्फ रब और उसकी रजा अहम हो जाती है। उसने तेज तेज सांसें लेने की कोशिश की। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कोई मददगार नहीं है। हमें लगता है अल्लाह ने हमें इस भरी दुनिया में इस जमाने के मुकाबिल तन्हा, बेबस, लाचार छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम वक्ती तकलीफों के हुमार में अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं, और ये एक और गलती होती है। इसने अजीत से आंखें बंद करके खोली। किसी तकलीफ के लिए ये गुमान नहीं करना चाहिए कि वो बेवकूफ है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसे हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हर तकलीफ एक सबक देती है, हर अजियत एक कदम आगे ले जाती है। ये सोचना कि अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है, अल्लाह ने मुझे गुनाहों में धंसने दिया है, ये सही नहीं है। वो तो अपने बंदे को तब भी नहीं छोड़ता जब उसका वजूद भी नहीं था, तब भी नहीं जब वो खुलेआम उसके जलाल को चैलेंज करता, नाफरमानी करता रहता है। वो तो तब भी नहीं छोड़ता जब उसका बंदा गुमराही के रास्ते पर बहुत दूर निकल गया हो। वो कभी भी नहीं छोड़ता। बंदा अपने रब को छोड़ देता है, उसकी रहमत से मायूस हो जाता है, मगर वो रब्बे कायनात अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता। उसने एक जुमला कई बार दोहराया था, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा था कि अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा है। गुनाह में बड़ी लज्जत होती है। गुनाहों की लज्जतों में सुकून तलाश करने वाले के सामने वो कोई आयत, कोई हदीस, किसी के मुंह से निकलने वाली वार्निंग, कोई साइन जरूर भेजता है, बल्कि मुतअद्दिद बार भेजता है। लेकिन हम गुनाह की लज्जत में इतने गर्क हो जाते हैं कि उसे भुला देते हैं, अपने रब को भुला देते हैं। लेकिन वो फिर भी हमें नहीं छोड़ता। वो बाइख्तियार होता है कि इसी लम्हे हमारी जान निकाल ले, लेकिन वो फिर भी हमें पलटने की मोहलत देता है। गुनाह की लज्जतों में हम जो सुकून तलाश कर रहे होते हैं, वो दरअसल खुदा की ढील होती है। वो हमारा इंतजार करता है तब तक कि हम पलट आए, मगर हम उसे भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो हमारा परवरदिगार है, तमाम दुनिया जहां पर कादिर रब किसी भी वक्त हमें आसमान से उठाकर जमीन पर पटक सकता है। हम उसकी ढील का नाजायज फायदा क्यों उठाते हैं? उसकी सांसें फूल रही थी, जबी अर्क आलूद हो रही थी। हमारा दुआ मांगना तौफीक है। अल्लाह ने हमें हक और बातिल की हकीकत बताकर उसमें चूज करने पर हमारा इख्तियार दिया है। दुआ एक ऐसा रास्ता है जो छुपी हुई मंजिल को आंखों के सामने ला खड़ा करती है। दुआ मांगते रहें, क्या पता आपकी चाहत महज एक दुआ के फासले पर आपकी मुंतजिर हो। उसने गर्दन पीछे टिकाए लम्हे भर को आंखें बंद करके खोली। हजरत यूसुफ जुलेहा के मुकद्दर भी लिखे हुए थे, पर वो उन्हें इन तमाम रियाजतों और अजियतों से गुजर कर इश्क परवरदिगार में पूर डूब जाने पर अता होने थे। और ऐसा ही हुआ। यूसुफ जुलेहा को अता कर दिए गए थे, और उनके साथ उन्हें और भी बहुत नेमतें मिली थी। अल्लाह का कर्म मिला था।
अपनी जवानी मिली थी। अजीज मिस्र की ज़ौजियत में आ गई थी वो। दुआएं हकीकत बनकर अदा कर दी जाती हैं। अगर दुआओं का ख्वाब उनकी कबूलियत का शर्त इस दुनिया में ना मिले तो वो बरोज़े महशर लाजमी कबूल होंगी, और तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तहाम ने गहरी सांस लेते इधर उधर देखा। चंद मिनट का वक्फा काफी तवील हो चुका था। उसने आसमान की जानिब देखा। रात की स्याही सुबह की रोशनी के साथ मिलकर नीलगू हो रही थी। कई परिंदे रिस्क की तलाश में निकल रहे थे। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वो घर की जानिब चल पड़ा। वक्त बिल्कुल पुराने दोस्त की मानिंद होता है, हर राज से वाकिफ रफीक, एक जहरीला तीर। किसी भी लम्हे हकीकत का खंजर ख्वाब में उड़ते दिल में घोंप सकता है। वक्त बीत जाने पर पछतावे के सिवा जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता। ये जुमला उसे उस लम्हे से डरा रहा था जब से उस पर मोहब्बत का डर वार हुआ था। मोहब्बत हुई भी तो उस शख्स से जिसने कभी खुद को इस लड़की पर आश्कार नहीं किया था, कभी अपने दुख सुख में शामिल नहीं किया था। सालों की इस रफाकत में महज इतने फासले कम हुए थे कि तहाम उसकी तकलीफ में हाजिर होता था। शायद इस बेनाम रिश्ते की खूबसूरती इसी में थी। लेकिन इस तवील राह में अंश किस मकाम पर खड़ी थी? इस सवाल का जवाब वो मोहब्बत से आशनाई के इब्तदाई लम्हे से तलाश कर रही थी। आज मौसम बहुत खुशगवार था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। माहौल बहुत पुरसकून था। वो ऑफिस के करीब वाक़या ओपन एयर कैफे में पिछले 2 घंटे से तहाम की मुंतजिर थी। जिस वक्त वो तहाम से पहली बार मिली थी वो इस वक्त हरगिज ऐसा नहीं था। इस मुलाकात के कुछ अरसे बाद ही वो अपनी तालीम के लिए जर्मनी चली गई थी। उसकी माँ का इंतकाल भी उसकी जर्मनी में मौजूदगी में हुआ था, और फिर वहां से लौटने पर उसने दौरानी होल्डिंग्स में अपने बाबा के शेयर्स संभाल लिए थे। अंश के अपने बाबा से ताल्लुकात मजबूत नहीं थे और अब उसकी माँ के इंतकाल पर और कमजोर हो गए थे। वो कहीं ना कहीं इस एहसास का शिकार थी कि उसे अपने बाबा की नजरों में बेहतर बनना है। इसलिए वो अपने रोशन मुस्तकबिल को खैर बात कहकर अपने बाबा के बिजनेस के लिए लौट आई थी। अंश ने गहरी सांस ली और एक बार फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा। माजी का सफर इंसान को बहुत थका देता है। इस 5 साल के अरसे में यहाँ हालात बहुत बदल चुके थे। उसने पाकिस्तान वापस आने पर जब तहाम को पहली बार देखा तो वो परेशान रह गई। चंद सालों में इंसान किस कदर बदल सकता है, उसे बेहद हैरत हुई। उसके चेहरे की रौनक, उसकी दिलकशी, सब कुछ खो गया था। उसने बहुत कम तहाम को हंसते देखा था। कोई हंसना भी छोड़ सकता है भला? उसकी वजाहत मजीद बढ़ गई थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो इस सब से बेखबर हो गया है, जैसे उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कोई वो अपने वजूद से कैसे बेखबर हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान सांस लेता हो, जिंदा हो, लेकिन उसे देखकर लगता हो कि जैसे वो बरसों पहले मर चुका है। जिस दिन वो पाकिस्तान वापस आई थी, तहाम को दौरानी होल्डिंग्स की बिहाफ पर उसे रिसीव करने जाना था। अंश एयरपोर्ट पर कई घंटे उसका इंतजार करती रही थी और वो इसे रिसीव करना भूल गया था। और इस वाक़े का काफी अरसे गुजरने के बाद अंश आज भी उसकी मुंतजिर बैठी थी। सूरज गरूब होने वाला था। उसने एक मायूस नजर अपने इर्द गिर्द घुमाई। तहाम की मौजूदगी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। वो भारी दिल से कैफे से निकल रही थी जब सड़क की दूसरी जानिब अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़े तहाम पर उसकी नजर पड़ी। अंश के चेहरे पर हफ्की उतर आई। तहाम तेजी से सड़क पार करके उसकी तरफ आया। अंश नजरें झुकाए अपनी जगह पर साकित खड़ी रही। कहोगी तो कान पकड़कर माफी मांग लूंगा। तहाम ने अंश के रूबरू होते देखा। तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी। अंश ने हफ्की से हल्का सा रुख मोड़ लिया। कहोगी तो भरी दुनिया में उठक बैठक करके मनाने की कोशिश करूंगा। तहाम दुनिया और दुनिया वालों से इस कदर लापरवाही अच्छी नहीं है कि तुम्हें किसी से भी फर्क ना पड़े। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी इस कदर लापरवाही से मुझे कितनी अजियत होती है। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज भर आ गई। अंश, अब तुम मुझे गुनहगार कर रही हो, इस तरह सजा तो ना दो। चलो मेरे साथ। तहाम ने उसका हाथ पकड़ा और सड़क इस पार खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा, और अंश उसके लिए इतना ही काफी था कि तहाम के हाथों में उस वक्त उसका हाथ था। तहाम ऐसा ही हो गया था। उसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। उसने बारहा अंश की नजरों में अपना अक्स देखा था, लेकिन अब वो किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। वीरान निगाहें अब कुछ भी देखने के काबिल नहीं रही थी। दिल था जो किसी के बारे में सोचकर ही डूबने लगता था। हाथ किसी के लम्स को महसूस करते ही बेजान हो जाते थे।
लड़खड़ाते कदम अब उसकी सिर्फ बढ़ने के लिए तैयार न थे। दिमाग अब किसी की कुर्बत का सोचकर फटने वाला हो जाता था। दिल था कि बरसों पहले उसके साथ ही मर गया था, जिसके होने से तहाब था, जिसे देखकर तहाब सांस लेता था। उसने फ्रेंड्स और फैमिली गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया था। पिछले 5 साल से तहाब ने उस दुनिया के दरवाजे खुद पर मुकम्मल बंद कर दिए थे, क्योंकि लम्हा ब लम्हा अजियत बढ़ती जा रही थी। एक पल ऐसा नहीं था कि उसे इस अजियत से रिहाई मिली हो। अंश पिछले साल वापस आई थी और उसने खुद को तहाब की हद तक महदूद कर दिया था। उसकी सुबह और शामें उसके गिर्द घूमती थी। इस सब के नतीजे में तहाब उसके साथ वक्त गुजारने लगा था, जिससे उस पर काफी मुस्बत असर पड़ा था। तहाब के लिए अंश सिर्फ एक दोस्त थी, मगर अंश उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। वो उसे सही से जानती भी नहीं थी और अब जैसे अंश के लिए इतना अहम भी नहीं था। एक बात जो उसे तशवीश में डाल रही थी कि वो तहाब के हॉल तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने खुद को ऐसे कैद कर रखा था कि कोई भी तहाब को उसकी खुद साख्ता कैद से रिहा नहीं कर सकता था, तहाब खुद भी नहीं। वो डिनर करने के बाद अब वॉक करने निकले थे। सूरज डूबते ही मौसम की हुनकी लौट आई थी। हल्की हल्की हवा अब आंधी में तब्दील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस बारिश शुरू होने वाली है। तहाब सुनो, अंश ने उसे फोन पर मसरूफ देखकर उसके बाजू को हल्का सा थपका। अगर अभी बारिश शुरू हो गई तो क्या तुम मेरे साथ बारिश एंजॉय करोगे? अंश ने बड़े मान से उससे पूछा। तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे और तुम्हें ठंड लग जाएगी अंश। तुम्हें मालूम है इस वीक फाइनल मीटिंग है ये डील डन करने के लिए, और मैं ये हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतनी अहम मीटिंग में तुम्हें फ्लू हो। तेज हवा से तहाब के बाल बिखर कर माथे पर गिर रहे थे। तहाब, तुम्हें मुझसे ज्यादा तो इस डील की फिक्र है। अंश ने दुख से उसका पुरकशिश सरापा देखा, क्योंकि हमने मिलकर इस पर कई माह मेहनत की है। वो बड़ी सहूलत से बोला। तुम बहुत जालिम हो तहाब। मैं सारी शाम तुम्हारा वेट करती रही और फिर भी तुम ये सलूक कर रहे हो। बारिश की पहली बूंद चेहरे पर पड़ते ही वो मजीद उदास हुई। फिर फैसला कुन अंदाज में से अपना बैग पकड़कर उसे थोड़ा आगे बढ़ गई। दोनों बाजू हाथ में हवा में फैलाए, चेहरा ऊंचा किए, बारिश की इब्तदाई बूंदों को महसूस करती जिंदगी से भरपूर इस लड़की को तहाब चंद लम्हे देखता रह गया। अब अंश हल्का हल्का घूमना शुरू हो गई थी। तेज हवा उसके बालों को उलझा रही थी। उसके बालों के आखिर पर हल्के हल्के कर्ल्स थे जो जोर जोर से झूल रहे थे। हल्की हल्की बूंदों से उसके फूले गाल गीले हो रहे थे। अंश ने लम्हे भर को रुककर अपना रक्स रोककर खुद से चंद कदम दूर अपनी तमाम तर वजाहत लिए खड़े तहाब को देखा। वो इसका बैग पकड़े दोनों हाथ पुश्त पर बांधे मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। तहाब के शाने भीग रहे थे, लेकिन वो वहां खड़ा अंश को दरख्तों में गहरी खाली सड़क पर बारिश में झूमता देख रहा था। मंजर बहुत दिलकश था। फिर अचानक वो मुड़ा और थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी की तरफ चल दिया। अंश यूं ही बेफिक्र झूम रही थी। चंद लम्हों बाद उसकी मौजूदगी महसूस करके वो हल्का सा रुकी तो तहाब ने अपना कोट उसके शानों पर फैला दिया। उसके नम बाल कोट पे दब गए थे। गाल और नाक गुलाबी हो चुकी थी। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि बारिश तेज होती वो गाड़ी में आ गई। गाड़ी की गरमाइश ने अंश को यकदम ही सुकून दिया था। वो जानती थी कि जब तहाब कोट लेने गया था इसी वक्त वो गाड़ी का हीटर भी ऑन कर आया था, क्योंकि अंश को जल्दी ठंड लग जाती थी। इसी वजह से तहाब इस वक्त उसके बारिश एंजॉय करने के बिल्कुल हक पे नहीं था। काफी देर अंश की हल्की हल्की सुर सुनने के बाद जब उसने छींक मारी तो तहाब तो घूम कर रह गया। गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो गर्दन मोड़े आंखें टिपटिपाए तहाब को ही देख रही थी। उसकी बियर्ड, उसके काफी बड़े हुए बाल, वो इतने रफ से हुलिये में रहता था। आखिरी दफा उसके डिम्पल लोगों ने सालों पहले देखे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल था जो मना कर रहा था इस वक्त की हरकत करने से? तुम बेफिक्र रहो, नहीं होगा मुझे फ्लू, और अगर कुछ हुआ भी तब भी तुम्हारी मीटिंग नहीं खराब होने दूंगी बॉस। आज की इस तरह से बॉस कहने पर वो बहुत चिढ़ता था। अब भी यही हुआ था। दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, तहाब ने उसे घूरा। तो मोहब्बत भी तो नहीं करते? क्या मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं होता? वो मजीद चिढ़ा। भला मोहब्बत के अलावा भी कुछ होता है? तुम मोहब्बत में भी मुझसे नहीं जीत सकते तहाब। उफ, वो जिद हुआ।
तहाम अभी उसके पहले जुमले के असर से बाहर नहीं निकला था कि अगले जुमले पर बहुत चिक्का रह गया। दीदारे यार का तलस्सुम गुफ्तगू यार से टूट जाता है, इसलिए थोड़ी देर चुप रहो। नखुवत से बोलती वो उसे हैरत में डाल गई। तोबा अस्तगफिरुल्लाह। तहाम ने कानों को हाथ लगाया तो अंश हंस पड़ी। कितनी बेबाक हो तुम अंश, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तहाम ने हंसते हुए माथे पर बिखरे बाल पीछे किए। डोंट टेल मी कि तुम्हें शर्म आ रही है। अंश जोर से हंसी तो तहाम भी हंस पड़ा। वो उसे देखती रह गई। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा अंश ने अपनी आंखों में समो लेना चाहा। ऐसा काफी अरसे बाद हुआ था कि तहाम एक ही दिन में कई बार हंसा हो। उसे हंसता मुस्कुराता देखना बहुत कम लोगों को नसीब होता था। अंश कई लम्हे उसे यूं ही मोहब्बत से देखती रही। तहाम उसे घर ड्रॉप कर रहा था। गाड़ी अंश के पोर्च में खड़ी करके उसे घर के मरकजी दरवाजे तक छोड़ने गया। अब यहाँ तक आ गए हो तो चाय पिए बगैर तो नहीं जाने दूंगी। तहाम के मना करने के बावजूद भी वो निहायत इसरार पर उसे चाय के लिए राजी कर चुकी थी। तहाम के दिल में आज के लिए जरा भी एहसासात नहीं थे, मगर फिर भी वो आज के सामने बेबस हो जाता था। अपना सब कुछ हार कर उसकी मानने पर मजबूर हो जाता था। वो तहाम की जिंदगी में ऐसी हलापुर करने की कोशिश कर रही थी जिससे वो आशना भी नहीं थी। तहाम को ड्राइंग रूम में बिठाकर वो खुद चाय बनाने किचन में चली गई। रात 11 बज चुके थे और मेड जा चुकी थी। अचानक तहाम को किसी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज आने लगी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तहाम से अपनी दोस्ती महदूद करो। हुनान अब्बास बहुत गुस्से में चीखे थे। बाबा, हम ऑफिस के सिलसिले में, बंद करो ये अपना झूठ। जिस बंदे से दूर रहने के लिए मैंने कहा है वो रात के 11 बजे मेरे ड्राइंग रूम में बैठा है, तुम उसके लिए चाय बना रही हो। वो सलसल धाड़ रहे थे। इफ़त के मारे आज का चेहरा सुर हो गया। बाबा, तहाम बहुत अच्छा है। उसने जिस बंदे के पास्ट के बारे में एक बात भी तुम्हें मालूम नहीं है, उसके लिए सफाइयां देना बंद करो अंश। गैसो गजब से हरार अब्बास का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। ड्राइंग रूम में बैठे तहाम ने गुस्से से मुट्ठी बेच ली। सबसे जबड़ा बिछ गया। गर्दन और आखिरी बाजू की रगें तर गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो ये बात बोलने वाले की जान निकाल ले। गुस्से से उसकी आंखें शोला हो गई। अगर तुम बात नहीं आई तो मुझे तुम्हें होल्डिंग से निकालकर वापस जर्मनी भेजने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मेरी होल्डिंग में तुम्हें मेरे तरीके से रहना है। इस पर चिल्लाकर हन्नान नवाज वहां से जा चुके थे। हतक के एहसास से अंश का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो इस वक्त तहाम को बिल्कुल फेस नहीं करना चाहती थी। कई लम्हे किचन में खड़े होकर हिम्मत मुश्तबा करती। अंश जब ड्राइंग रूम में आई तो वहां कोई नहीं था। अहानत के एहसास से अंश को रोना आने लगा। वो अपने कमरे में बंद हो गई। इस दिन के बाद उन दोनों की कोई खास मुलाकात नहीं हुई। तहाम अपनी एक फॉरेन डील को लेकर बहुत बिजी था और कल उनकी एक बहुत अहम डील फाइनल होनी थी जिस पर उन दोनों ने कई माह मेहनत की थी। आज का दिन बहुत मसरूफ था। सारी टीम ही तहाम के जेरे ताब आई हुई थी। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही थी और अहकामात पर अहकामात जारी हो रही थी। तहाम की हरकतों और मूड से लग रहा था कि आज सारी टीम ऑफिस में ही रुकेगी। वो कल से ऑफिस के कामों में शदीद उलझा हुआ था तो घर भी नहीं गया था। हारिब को 2 दिन से बुखार था। उसने तहाम से मिलने की जिद की हुई थी तो आज तहाम को लाजमी घर जाना था कि हारिब से मिलने के बाद अच्छी सी नींद लेकर सुबह ताज़ा दम होकर बाकी मामलात संभाल ले। फिर मीटिंग के अगले रोज ही उसने 2 हफ्ते की ट्रिप पर लंदन जाना था और वहां की ब्रांच के मामलात देखने थे। वहां उसका एक इंटरनेशनल मैगजीन के साथ इंटरव्यू था। वो कामयाबी की बुलंदियों पर था। फुल बिजनेसमैन होने पर आर्टिकल लिखे जाते थे, इंटरव्यूज होते थे। मैं उसे भी तुम्हारी जिंदगी से छीन लूंगा तहाम दौरानी। आज एक बार फिर उसके टेबल पर एक धमकी आमेज खत पड़ा मिला था। अब तक उसे ऐसे लगातार धमकियां मिल चुकी थी। तहाम ने वो खत फाड़ कर फेंक दिया। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। शाम के बाद तहाम वो अपने तकरीबन तमाम काम समेट कर घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसने हारिब के लिए बेकरी से उसकी पसंद की चीजें, डोनट्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट वगैरह खरीदी। हारिब अबान और उसकी नूर नजर मलिहा की आंखों की ठंडक उनका 3 साल का बेटा था। तहाम पर बीतने वाली क़यामत के बाद जब अबान ने मलिहा से निकाह की बात की, घर में तो अबू बकर दौरानी और मुदस्सर दौरानी ने इन दोनों को फौरन निकाह पढ़वा दिया था। वो घराना मजीद किसी किस्म की अजियत बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। एक क़यामत काफी जो उन पर बीत चुकी थी। तहाम घर पहुंचा तो मलिहा उसके इंतजार में हारिब को नीचे लाई हुई थी।
उसे देखते ही हारिफ ने छलांग लगाकर उस पर चढ़ने की कोशिश की तो तहाम ने उठाकर उसे सीने में बींच लिया। कितने ही लम्हे उसे अपने हाली वीरान वजूद में समेटे खड़ा रहा। तहाम को इस तरह देखकर मलिहा की आंखों में नमी उतरने लगी। शहजादे, कितना डरा दिया था तुमने बड़े बाबा को। तहाम ने उसके फूले गाल छूमे तो वो खिलखिला उठा। बड़े बाबा, आप मुझसे मिलने भी नहीं आते, आप अब मुझे टाइम नहीं देते। वाकई तहाम आज पूरे 1.5 हफ्ते बाद हारिफ से मिला था। जिस वक्त वो ऑफिस से आता था हारिफ सो चुका होता था और सुबह तहाम उसके उठने से पहले ही ऑफिस चला जाता था। मेरे बेटे, बड़े बाबा बिजी थे। आई एम सो सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। तहाम ने फिर उसे भरपूर प्यार किया तो वो जोर से मचलने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर दोनों ने साथ खाना खाया। बाकी घर वाले भी तहाम को अरसे बाद थोड़ा मुतमईन देखकर काफी खुशगवार महसूस कर रहे थे। तहाम के एक दफा खुश होकर मुस्कुराने पर वो सब अपना सब कुछ वार देने के लिए तैयार थे। तहाम ने हंसना, मुस्कुराना, एंजॉय करना, जिंदगी को महसूस करना छोड़ दिया था। वो अपनी खुद साख्ता दुनिया में कैद होकर रह गया था। जिंदगी में अपना सब कुछ खो देने, अपनी सांसें हार देने के बाद उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसके बलबूते पर वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौटता। उसकी सांसों की रवानी का वाहिद सबब था जिसे वो खो चुका था। अब दोबारा उसमें सांस लेने की हिम्मत नहीं बची थी। न जाने उस दिन, उस लम्हे जब उसने अपने हाथों से सब कुछ बिखरता हुआ अपनी जिंदगी रेजा होती होती देखी थी, उस लम्हे वो कैसे मर नहीं गया। उसकी सांसों की रवानी का वाहिद सबब जब जा रहा तो वो कैसे सांस लेता रहा। एन उसी लम्हे तहाम दौरानी मर क्यों नहीं गया। हारिफ सोने के लिए चला गया तो वो भी अपने कमरे में आ गया। वो कमरा जो उसे काट खाने को दौड़ता था, वो कमरे जहां घुटन इतनी थी कि उसे सांस नहीं आती थी, जहां उस पर रोज अव्वल की तरह क़यामत धराई जाती थी, जहां 5 साल बीत जाने के बाद भी वो उसकी मौजूदगी महसूस करता था, जहां हर पल वो अजियत से मरता था, जहां कर्ब से उसका रुआ रुआ तड़पता था, जहां हर सांस के साथ पूरे जिस्म में वीरानी, घुटन, अजियत, उसकी मोहब्बत का रोग भर जाता था, जहां उसकी रग रग में खून चीखता फिरता था। वही कमरा जिसमें वो हर रोज मरता था, हर रोज जिंदा होता था। आज का दिन बहुत अहम था। दौरानी होल्डिंग में आज बहुत बड़ी डील तय पानी थी, जिसके बाद उनकी होल्डिंग मजीद 3 ममालिक में अपनी ब्रांचेस खोलने वाली थी। ये एक बहुत अहम कदम था जो दौरानी होल्डिंग्स के मुस्तकबिल के लिए एक नया दौर शुरू करने वाला था। हर तरफ अफरा तफरी सी थी। हर बंदा आज होने वाली मीटिंग के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा था। तहाम अपनी असली पुरसकून अंदाज में अपने आलीशान ऑफिस के शानदार सोफे पर नीम दराज था। वो अपने फोन पर किसी की तस्वीर पर नजरें जमाए बैठा था और अपने अंगूठे से उसके बाल सहला रहा था। फिर उसने अपना फोन अपने सीने पर रख लिया। दिल की हर धड़कन जानने कितने मनाजिर आंखों के सामने ले आई थी। सारी जिंदगी जितने उसके साथ गुजरी थी, 21 साल या महज चंद घंटे एक फिल्म की मानिंद आंखों के सामने घूमने लगे। उसने वहशतज़दा होकर आंखें खोल दी। कर्ब उसके पूरे वजूद पे फैल गया। साले को अपने ऑफिस में आता देखकर वो सीधा हुआ। तहाम, मैं तुम्हें पॉइंट्स रिवाइज करवाना चाह रही थी। इट विल। साले, उसकी जरूरत नहीं है। तहाम ने बेकरारी से अपना माथा मसला। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। आर यू ऑलराइट? उसकी हालत पर साले की तशवीश हुई। हाँ, मैं ठीक हूँ साले। जानती थी कि वो जितनी भी मुश्किल में हो वो कभी नहीं बताएगा। उसे तहाम के साथ काम करते हुए कई साल हो गए थे। अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल करने के बाद वो बाहर जाना चाहती थी, मगर वो तहाम की होल्डिंग नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए तहाम ने उसे अपनी छोटी सी दोस्त को दुबई वाली ब्रांच की जिम्मेदारी दी थी। इस वक्त वो इस डील को फाइनल करने के लिए दुबई विंग को रिप्रेजेंट कर रही थी। 3.5 घंटे की तवील दौरानी पर मुश्तमिल मीटिंग कामयाब रही थी। आज से दौरानी होल्डिंग्स के लिए नए दौर का आगाज हो रहा था। होल्डिंग में जश्न का सा समा था। हर कोई खुशी के मारे उछल रहा था। कुछ घंटों बाद तहाम की फ्लाइट थी। वो मीटिंग के बाद अपनी टीम की हौसला अफजाई करने के बाद बाकी काम अंश के सपुर्द करके थोड़ी देर आराम करने की खातिर घर चला गया। रात काफी देर हो चुकी थी। बादलों की गर्ज ऑफिस की दीवार गिर शीशे की खिड़कियों पर चमक रही थी। अंश ने उलझ कर टाइम देखा। 1 बजने वाला था और बाहर मौसम शदीद खराब हो गया था। सारा ऑफिस घर जा चुका था और वो ऑफिस में अकेली थी।
सारे काम समेटते समेटते उसकी नजर अपने ऑफिस के दरमियान में पड़े टेबल पर पड़ी फाइल्स पर पड़ी। उसे वो फाइल्स तहाम के ऑफिस में रखनी थी और सुबह उमर ने वो फाइल्स लंदन लेकर जानी थी। शुक्र अदा करती वो तेजी से उठी और तहाम के ऑफिस गई। उसके ऑफिस में दाखिल होने के 10 सेकंड के बाद खटखटाहट से दरवाजा लॉक हो गया। वो फाइल रखकर मुड़ी तो वो उस ऑफिस में बंद हो चुकी थी। उसने तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर कोई फर्क ना पड़ा। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर कैमरे की तरफ भागी और जोर जोर से हाथ हिलाए। सिक्योरिटी सिस्टम ने तहाम के ऑफिस में किसी की मौजूदगी का फौरन उमर को नोटिफिकेशन दिया। अंश ने घबरा कर दरवाजा खटखटाने और खोलने की कोशिश की। वो ऑफिस में अकेली थी और बिल्डिंग के बाहर गार्ड्स को उसके बंद हो जाने की खबर भी नहीं होगी। ये सोचकर वो अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। अचानक ऑफिस में ऑक्सीजन लेवल लो होने लगा। अंश ने घबरा कर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उमर को सिक्योरिटी अलर्ट मिल चुका था। वो जल्दी से अपने घर से निकला। साथ ही साथ वो बार बार तहाम को कॉल मिला रहा था मगर वो उठा नहीं रहा था। डैम इट, उसने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। आधे घंटे में तहाम के ऑफिस की ऑक्सीजन निहायत लो हो जानी थी। सिक्योरिटी इकदाम उमर ने ही कर रखे थे। रात 12 बजे के बाद तहाम के अलावा अगर कोई उसके ऑफिस में दाखिल होता तो उसका ऑफिस लॉक हो जाता। सारी खिड़कियां ऑटोमेटिक लॉक हो जाती और ऑफिस की ऑक्सीजन लो होना शुरू हो जाती। इस सब के दौरान उमर को सिक्योरिटी अलर्ट मिलता था कि कोई तहाम के ऑफिस में मौजूद है। इतने संगीन सिक्योरिटी इकदाम चंद साल पहले किए थे जब एक अहम फाइल तहाम के ऑफिस से चोरी हो गई थी और एक अहम डील उनके हाथ से निकल गई थी। इस सारे इंतजाम से सिर्फ तहाम की सिक्योरिटी टीम वाकिफ थी। उमर ने परेशानी से हाथ में पहनी घड़ी देखी। 20 मिनट रह गए थे। अंश का फोन उसके ऑफिस में पड़ा था। कमरे में घुटन बढ़ती जा रही थी। घबराहट और परेशानी में इधर उधर भागते हुए उसका दुपट्टा गिर चुका था। वो तेजी से लैंडलाइन की तरफ भागी। उसका सांस बंद हो रहा था। तहाम के कमरे की बैक साइड लॉन में खुलती थी और वो इस वक्त लॉन में था। वो इस वक्त तक अपने कमरे में नहीं जाता था जब तक नींद का गलबा उस पर तारी ना हो जाए। कई बार वो सारी रात लॉन में बैठे गुजार देता था। उसने मुसलसल बजते फोन को ऑफ करने की खातिर बेजाय से पकड़ा, लेकिन उमर और अपने ऑफिस के लैंडलाइन की मुतअद्दिद कॉल्स देखकर ठहर गया। अगली आने वाली कॉल उसने पिक कर ली। तहाम, अंश। वो समझ नहीं सका कि अंश वहां कैसे थी। तहाम, मेरा सांस में लॉक हो गई। सांस बंद। तहाम आओ। उसका दम घुट रहा था। अल्फाज हलक में अटक गए थे। तहाम को एक लम्हा लगा सारी सूरत हाल समझने में। वो तेजी से कमरे की तरफ भागा। अंश, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ अंश, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो तेजी से कहता गाड़ी की तरफ भागा। गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला। उसकी गाड़ी तेजी से दौरानी हाउस से निकल गई। तहाम और उमर की गाड़ियां आगे पीछे हाथे में दाखिल हुई। तहाम तेजी से अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की जानिब भागा। लिफ्ट में अपने पीछे परेशान खड़े उमर की तरफ देखा तो तहाम के तन बदन में आग लग गई। अगर अंश को कुछ हुआ उमर तो तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगा। उमर के हल्क में गिल्टी डूब कर उभरी। तहाम शुरू से इस कदर सिक्योरिटी सिस्टम के खिलाफ था। वो चाहता था कि होल्डिंग की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए मगर इस किस्म के इक़दामात के हक पे वो नहीं था। लेकिन उसकी सिक्योरिटी टीम के मुतफ़िका फैसले पर उन्होंने जदीद सिक्योरिटी सिस्टम ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया था। इस वक्त उमर डॉक्टर को कॉल कर चुका था और वो वहां पहुंच चुके थे। तहाम तेजी से लिफ्ट से निकलकर ऑफिस की जानिब भागा। दिमाग में कई साल पुराना आज फिर भी ताजा मंजर उभरा। तहाम ने तेजी से अपनी फिंगरप्रिंट से ऑफिस अनलॉक किया। सिस्टम ने 30 सेकंड में ऑफिस का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके ऑफिस अनलॉक कर दिया। तहाम भागकर ऑफिस में घुसा तो अंश दरवाजे के करीब ही बेहोश पड़ी थी। अंश, मैं आ गया हूँ। अंश, आंखें खोलो। वो बेकरारी से उसका चेहरा थपक रहा था। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसकी सांस बहाल की। कई इंजेक्शंस लगे और थोड़ी देर की मेहनत के बाद अंश को होश आ गया। वो तेज से सांस लेती रो रही थी। तहाम ने बेचैन होकर उसे अपने साथ लगाया। अगर आज एक बार फिर तहाम सिर्फ 5 मिनट लेट हो जाता तो अंश भी मर जाती। वो एक बार फिर किसी को खो देता। वो एक बार फिर अपनी ताहीर की वजह से वो अंश को भी खो देता। तहाम ने जब से अपनी मुट्ठी भींच ली। बाजू और गर्दन की रगें तन गई। तहाम अंश को लिए अपनी गाड़ी तक आया। बारिश अब रुक चुकी थी।
عمر نے گاڑی ڈرائیو کی اور وہ ارج کو چھوڑنے گھر جا رہی تھی۔ تہاب کی گاڑی ارج کے ڈرائیو وے میں پہنچی تو حنان عباس فوراً اپنے کمرے سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آ گئی، جیسے وہ ان کے ہی منتظر تھے۔ ڈرائیو وے میں کھڑی تہاب کی گاڑی اور اس سے نکلتا تہاب دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس پر تضاد یہ کہ تہاب ارج کو سہارا دے کر گاڑی سے نکال رہا تھا۔ اپنے غصے کی آگ میں وہ ارج کی نڈھال حالت نہیں دیکھ پائے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود رات 2 بجے ارج تہاب کے سہارے چلتی ہوئی گھر آ رہی تھی، یہ بات ان کی برداشت سے باہر نظر آ رہی تھی۔ بابا! ارج نے گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کھڑے حنان عباس کو تڑپ کر پکارا۔ رات کے 2 بجے تم اس لڑکے کے ساتھ گھر آنے کے بجائے جہاں تھی وہیں رہ جاتی۔ حنان عباس کی نفرت اور حقارت بھری بات سن کر ارج کٹ کر رہ گئی۔ تہاب سے ارج کے بارے میں اتنی گھٹیا بات برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتا عمر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ بابا ایمرجنسی ہو گئی تھی، وہ روتے ہوئے حنان صاحب کی طرف بڑھی۔ وہ انہیں نہیں بتا پائی کہ وہ موت کے منہ سے نکل کر آئی ہے۔ جس آدمی کے ساتھ تم رات کے اس پہر گھر آ رہی ہو، ارج عباس، اس ایمرجنسی میں تم مر کیوں نہیں گئی؟ اتنی حقارت تھی ان کے لہجے میں کہ ارج کو لگا وہ مر جائے گی۔ اس کی سوات نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آواز بہت دور سے آ رہی ہے مگر اس تک پہنچ نہیں رہی۔ میں نے تمہیں اس دن صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ تم مجھے آفس کے علاوہ تہاب کے ساتھ مت نظر آنا، مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ارج کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کی سواتیں ساتھ چھوڑ رہی تھی، وجود میں ہمت ختم ہو رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ مزید وہاں کھڑی رہی تو وہ گر جائے گی۔ حنان صاحب، آپ کو مجھ سے جو مسئلہ ہے وہ مجھ تک رکھے، ارج کو اس سب میں انوالو مت کرے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ تہاب ضبط کی انتہا پر تھا۔ ارے تم کیا مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہو؟ جو انسان اپنی بیوی اور اس کے عاشق کا قاتل ہو وہ میری بیٹی کا نام اپنے منہ سے نکالے تو میں اس کی جان نہ لے لوں؟ حنان عباس تہاب کی عزت، اس کے وقار کے پرچے اڑاتے نہایت حقارت سے بولے۔ تہاب کا ضبط ختم ہو رہا تھا، اس کا پورا وجود تپش میں جلنے لگا، غیظ و غضب سے اس کی آنکھوں میں شعلے نکلنے لگے۔ اس کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چلا کہ وہ حنان عباس کی زبان کھینچ لے۔ اس کی جرأت کیسے وہ اس کی زندگی، اس کے جینے کی واحد آس، اس کی محبت کے بارے میں اپنی زبان سے اس گھٹیا بات کرے؟ دروازے میں کھڑا عمر کا بس چلتا تو اسی لمحے حنان عباس کی جان نکال دیتا۔ وہ شخص جو اس بارے میں کوئی بات نہیں چاہتا کیسے تہاب کے پاس اس کی زندگی کے بارے میں رائے دے رہا تھا؟ عمر سے برداشت نہ ہوا۔ وہ تیزی میں آگے بڑھا تو سامنے سے آتے تہاب کو دیکھ کر وہی رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ عمر دیکھ نہیں پایا۔ آنکھیں ایسے شعلہ برسا رہی تھی کہ دیکھنے والا بھسم ہو جائے۔ وہ غصے سے ایسا جل رہا تھا کہ اسے چھونے والا لمحے میں راکھ ہو جائے۔ عمر نے اپنی آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو تیزی سے رگڑ ڈالا۔ وہ رات قیامت تھی۔ اس رات تہاب ان تمام سوالوں کا کرب اپنے اندر سمائے وہاں سے نکل گیا۔ اس رات تکلیف اتنی تھی کہ اسے لگا وہ مر جائے گا۔ اس رات اسے ضبط کی انتہا کر دی تھی۔ اسے اس کی محبت، اس کی جان، اس کی زندگی جینے کی وجہ، اس کی سانس لینے کے واحد سبب، سب کی اس کی ام ہانی کا قاتل قرار دیا تھا۔ اب تو تہاب دورانی مر ہی جائے۔